हेलो एवरीवन, मैं नितेश कुमार हेडवे ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं तथा उत्पादन संभावना वक्र को पढ़ेंगे। यह है चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। इसमें हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को डिटेल में समझेंगे। यदि आपने अभी तक चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर 1 को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। विश्व के सभी देशों को किसी न किसी अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ता है, जैसे बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं को हम डिटेल में पहले ही चैप्टर 1 के पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर केंद्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और उसे डिटेल में समझेंगे भी। एक अर्थव्यवस्था चाहे वह विकसित हो, अल्प विकसित हो या वह विकासशील अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की क्यों ना हो, चाहे वह अमेरिका की हो, चीन की हो या भारत की हो या किसी अन्य देश की हो, अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था हो, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ये समस्याओं को केंद्रीय समस्याओं के नाम से जाना जाता है। अतः अर्थव्यवस्था कोई भी हो, किंतु सभी अर्थव्यवस्थाओं को कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम केंद्रीय समस्या कहते हैं। केंद्रीय समस्याएं मुख्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। नंबर 2, कैसे उत्पादन किया जाए। और नंबर 3, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो चलिए एक एक करके तीनों को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। चलिए तो इससे पहले एक चित्र से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और आपके पास एक खेत है जिसमें आपको फसल का उत्पादन करना है। तो आपको यह निर्णय लेना होगा कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें तथा किन वस्तुओं का नहीं, क्योंकि आप अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके वैकल्पिक वस्तुओं जैसे दाल, चावल, गन्ना, सरसों, मक्का, गेहूं या बाजरा आदि में से कुछ वस्तुओं का ही उत्पादन कर सकते हैं, किंतु सभी वस्तुओं का नहीं, क्योंकि आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन हैं वे सीमित हैं, अर्थात लिमिटेड है, और आप अपने सीमित संसाधनों से कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन कर पाएंगे, सभी का नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक किसान होने के नाते यह निर्णय लेना होगा कि इन सभी वस्तुओं में से किन किन वस्तुओं का उत्पादन आपको करना है और किन का नहीं। चलिए इसे एक बार फिर से डिटेल में भी समझते हैं। क्या उत्पादन किया जाए की समस्या मुख्य रूप से उपलब्ध संसाधनों के आवंटन की समस्या है। आवंटन का अर्थ होता है बांटना या बंटवारा करना। इस समस्या के अंतर्गत 2 बातों का निर्णय करना पड़ता है। पहला निर्णय यह लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा किन वस्तुओं का नहीं, जैसे दाल, चावल, गन्ना, सरसों, मक्का या बाजरा आदि। मान लीजिए कि आपने इन सभी वस्तुओं में से चावल तथा गेहूं का चयन किया है, तो आपको दूसरा निर्णय लेना होगा। दूसरा निर्णय यह लेना पड़ता है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, क्योंकि एक वस्तु के अधिक उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु का कम उत्पादन, और इसके विपरीत भी, अर्थात चावल के अधिक उत्पादन का अर्थ है गेहूं का कम उत्पादन और गेहूं के अधिक उत्पादन का अर्थ है चावल का कम उत्पादन। अर्थात यदि आपने चावल और गेहूं को उत्पादन करने का निर्णय लिया है तो आपको यह निर्णय लेना होगा कि चावल को अधिक मात्रा में करना है या आप गेहूं को अधिक मात्रा में करना है, क्योंकि दोनों को ही अधिक मात्रा में करना संभव नहीं है। आपको किसी एक को कम तो किसी एक को ज्यादा या दोनों को बराबर मात्रा में करना होगा।
चलिए, तो यह समस्या आखिर उत्पन्न क्यों होती है? तो इस समस्या के उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला, संसाधन सीमित है। तो जितने भी संसाधन किसी भी व्यक्ति या उत्पादक के पास उपलब्ध होते हैं वे कहीं ना कहीं सीमित हैं। सीमित अर्थात आप, यदि आपके पास असीमित संसाधन होते तो आप सभी तरह की फसलों का उत्पादन कर लेते और आप चैन की चादर ओढ़कर सो जाते, तो आपके पास कोई समस्या होती ही नहीं। लेकिन सभी उत्पादकों के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वे किसी ना किसी रूप में सीमित हैं। इसीलिए हमें यह चयन करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा किन का नहीं। तो चलिए, नंबर 2, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ है कि जैसे किसान के पास एक खेत में अलग अलग तरह की बहुत सारी फसलें करने का उसके पास विकल्प है, लेकिन वह सभी का उत्पादन नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी को चुनना, एक को या दो को चुनना पड़ेगा और बाकियों को उसको त्याग करना होगा। और इसीलिए यह समस्या उत्पन्न होती है कि उसे क्या उत्पादन किया जाए। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी दूसरी केंद्रीय समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। इस समस्या का संबंध तकनीक से है। तकनीक दो प्रकार की होती है, पहली श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक वो तकनीक होती है जिसमें मजदूरों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या मुख्य रूप से तकनीक के आवंटन की समस्या है। उत्पादन की तकनीक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहली पूंजी प्रधान तकनीक, दूसरी श्रम प्रधान तकनीक। वैसे तो एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों ही तकनीकों का उपयोग करता है, किंतु यदि उत्पादक पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करता है तो पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का प्रयोग श्रम की तुलना में अधिक होता है। अर्थात जब एक उत्पादक किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसमें वो मशीनों का प्रयोग भी करता है और मजदूरों का भी प्रयोग करता है। इसलिए हमने कहा कि वह पूंजी और श्रम दोनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है। किंतु यदि उत्पादक ने पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाया है तो इसका अर्थ है कि वह पूंजी का प्रयोग श्रम की तुलना में अधिक करेगा, अर्थात पूंजी की मात्रा अधिक होगी जबकि श्रम की मात्रा कम होगी। इसे ऐसे समझिए कि उत्पादक के द्वारा श्रम और पूंजी में से पूंजी को प्रधान माना गया है, इसलिए उत्पादक पूंजी को अधिक महत्व देगा, अर्थात वह श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक उपयोग करेगा। जबकि यदि उत्पादक श्रम प्रधान तकनीक को अपनाता है तो श्रम प्रधान तकनीक में श्रम का प्रयोग पूंजी की तुलना में अधिक होगा या अधिक होता है, क्योंकि यहाँ उत्पादक के द्वारा श्रम और पूंजी में से श्रम को प्रधान माना गया है, इसलिए उत्पादक श्रम को अधिक महत्व देगा, अर्थात वह पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग करेगा। इसलिए एक उत्पादक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह कौन सी तकनीक का प्रयोग करे। एक उत्पादक सबसे कुशल तकनीक उस तकनीक को मानता है जिसका प्रयोग करके उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो तीसरी समस्या है उसका नाम है किसके लिए उत्पादन किया जाए। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्य रूप से धनी या निर्धन वर्ग के लिए किया जाता है, अर्थात रिच या पुअर के लिए। अर्थात जब एक उत्पादक वस्तु के उत्पादन का निर्णय लेता है या वो जब वह निर्धारित करता है, डिसाइड करता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है, वह तभी ये निर्णय ले लेता है कि उसे उत्पादन किसके लिए करना है। वह उत्पादन किस वर्ग के लिए करेगा, मतलब धनी वर्ग के लिए या निर्धन वर्ग के लिए, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादक ने सभी लोगों को दो वर्गों में विभाजित कर रखा है, पहला वर्ग धनी व्यक्ति और दूसरा निर्धन व्यक्ति अर्थात रिच और पुअर। इसलिए किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या मुख्य रूप से आय तथा उत्पादन के वितरण की समस्या है। देखिए यहाँ पे हमने आय और उत्पादन के वितरण की समस्या कहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आय और उत्पादन समान होते हैं। यदि एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा तो इसका अर्थ है
कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में 100 करोड़ रुपए की आय भी होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा आय तथा उत्पादन के वितरण की समस्या। उत्पादन मुख्य रूप से निर्धन या धनी व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादक को यह निर्णय लेना होता है कि वह उत्पादन किस वर्ग के लिए करे। एक बाजार अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक सदैव उनके लिए उत्पादन करता है जिनकी क्रय करने की क्षमता अधिक होती है, ताकि वह अधिक लाभ अर्जित कर सके। इसलिए उत्पादक धनी वर्ग को अधिक प्राथमिकता देता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। एक उत्पादक सदैव उनके लिए उत्पादन करता है जिनकी क्रय करने की क्षमता अधिक है। क्रय करने की क्षमता से मतलब हमारा है जो अधिक कीमत देने में सक्षम है। जो लोग अधिक कीमत दे सकते हैं उन्हीं लोगों के लिए उत्पादन करेगा, ताकि वह अधिक लाभ अर्जित कर सके। क्योंकि जो अगर उत्पादक को अधिक कीमत प्राप्त होगी तो वह अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकेगा। और अधिक कीमत कौन दे सकता है? धनी वर्ग। इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक सदैव धनी वर्ग को ही प्राथमिकता देता है, जबकि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में निर्धन वर्ग को ही प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, तो इसलिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो सभी वर्गों के लिए किया जाता है, किंतु वह निर्धन वर्ग को अधिक प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर डीटीसी बसों का प्रयोग करने पर महिलाओं की टिकट को माफ कर दिया है। अर्थात सरकार ने दिल्ली की महिलाओं के लिए सफर को फ्री बना दिया है। यह निर्णय दोनों ही वर्गों के लिए लिया गया, धनी और निर्धन। अर्थात चाहे वे महिला निर्धन हो चाहे वह महिला धनी हो, दोनों की ही टिकट बस में नहीं लगेगी। लेकिन यह फैसला धनी वर्ग को नहीं, निर्धन वर्ग को ध्यान में रखकर लिया गया है। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आपको अर्थशास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।